हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राजनीति शास्त्र तथा संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो ध्यान से यह वीडियो देखिएगा। और हमने इससे पहले भी कई वीडियोज़ बनाए हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित, तो वो वीडियोज़ प्लेलिस्ट बना दी है इंडियन पॉलिटी के नाम से, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के नाम से, उसमें पड़े हुए हैं। तो आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जा कर के ज़रूर देख लीजिए, ताकि जो महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों के छूट गए हैं वह आप लोग कवर कर सकें। आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला सवाल है, जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? तो देखिए, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित है। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक जब राज्य की मशीनरी जो है भंग हो जाती है या राज्य की मशीनरी जो है खराब बेकार हो जाती है तो राज्यपाल शासन करता है, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और तीसरी स्थिति होती है वित्तीय आपातकाल की घोषणा। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा के समय जो है राष्ट्रपति जब वित्तीय आपात की घोषणा करता है तो संसद को जो है कितने दिनों के अंतर्गत उसका अनुमोदन कर देना चाहिए? तो 2 माह के अंतर्गत जो है संसद इसका अनुमोदन कर देगी। तो यह प्रतिबंध है और यही समय अवधि है। तो राष्ट्रपति द्वारा जब भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी तो संसद जो है 2 माह के अंदर जो है इसका अनुमोदन कर देगी। देखिए, आज तक की बात की जाए तो भारत में कभी भी जो है वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। तो इतनी बुरी स्थिति नहीं आई है कि भारत में वित्तीय आपातकाल लागू कर दिया जाए। तो ये देखिए अच्छी स्थिति है। राष्ट्रपति शासन तथा राष्ट्रीय आपातकाल तो लग चुका है, लेकिन जो है वित्तीय आपातकाल कभी लगा नहीं है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। आज के सवाल थोड़े से लंबे हैं तो आप लोग थोड़ा समझिएगा, इनका सार समझिएगा। बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं तो बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोग करके आइएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके अनुसार क्रमशः राज्यसभा तथा लोकसभा होंगे? तो देखिए, अनुच्छेद 79 में यह बात कही गई है। क्या बात कही गई अनुच्छेद 79 में? कि भारतीय संविधान में जो है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से, देखिए भारतीय संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो यही कहा गया है कि राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर बनेगी संसद तथा राज्यसभा, लोकसभा। और देखिए जिसके जो सदस्य होंगे, राष्ट्रपति होगा, राज्यसभा होगा, लोकसभा होगा, इनसे जो है मिलकर संसद बनेगी। तो संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा है। तो राज्यसभा लोकसभा 2 सदन है तथा राष्ट्रपति, इनसे मिलकर जो है संसद का निर्माण हो जाएगा भारत की। और ये अनुच्छेद 79 में जो है वर्णित किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। थोड़ा सा लंबा सवाल था, समझिएगा दोस्तों। तो यह सवाल देख लेते हैं। अगर सवाल बनता है कभी कि भारतीय संसद किन किन से मिलकर बनती है, तो राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अगला सवाल भी थोड़ा लंबा है तो देख लीजिए। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे? तो अनुच्छेद 135 में यह वर्णित है कि अनुच्छेद 135 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय अपील करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। देखिए, सैनिक न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी मामलों में जो है सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह जो है अपील कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। तो सैनिक न्यायालय को छोड़ दिया जाए तो अनुच्छेद 135 में यह वर्णित किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि 29% हिस्सा मिलेगा? तो देखिए, 80वां संविधान संशोधन किया गया था वर्ष 2000 ईस्वी में, और इस संविधान संशोधन के तहत यह तय किया गया था कि जो है अब राज्यों को प्रत्यक्ष कर केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। तो देखिए, केंद्रीय करों से जो भी कर प्राप्त होगा तो राज्यों को उसमें 29% हिस्सा मिलेगा। 80वें संविधान संशोधन वर्ष 2000 के तहत यह प्रावधान किया गया था। और यह संविधान जो संशोधन था यह लागू वर्ष 1996 से लागू हो गया था, लेकिन 80वें संविधान संशोधन 2000 ईस्वी से जो है इसको संशोधित किया गया था।
वर्तमान समय में भारत में सबसे बड़ा कर मान लिया जाए तो सभी प्रकार के कर बंद कर दिए गए हैं। एक ही कर है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सभी प्रकार के जो कर हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो यह सवाल आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, लेकिन फिर भी अगर इतिहास के तौर पे पूछा जाए तो यह सवाल महत्वपूर्ण होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। लेकिन आप लोग GST जरूर पढ़ के जाइएगा। GST देखिए एकमात्र कर है भारत में, तो इससे सवाल जरूर बनेंगे। किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो देखिए एकमात्र व्यक्ति है, एकमात्र पदाधिकारी है जो सभी प्रकार के न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों में जो है उपस्थित हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय या किसी भी प्रकार के न्यायालयों में जो है वह उपस्थित हो सकता है। तो देखिए वह अधिकारी है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यह जो है इसको अपने कर्तव्यों के पालन के लिए राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में उपस्थित हो सकता है। तो भारत के जितने भी राज्य क्षेत्र हैं और सर्वोच्च न्यायालय भी है उसमें आता है, उसके सभी न्यायालयों में जो है उपस्थित हो सकता है यह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए। तो महान न्यायवादी को जो है यह अधिकार प्रदान किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। अनुच्छेद 76 में वर्णित किया गया है महान न्यायवादी को, तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। अटॉर्नी जनरल नहीं, सॉरी दोस्तों, हाँ अटॉर्नी जनरल ही है दोस्तों, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो महान न्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया? तो देखिए संविधान का जो है प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा जो है प्रारूप समिति का जो गठन है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है गठन संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा किया गया वर्ष 29 अगस्त 1947 के दौरान। अगला सवाल देख लेते हैं। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए संविधान सभा का अंतिम दिन था 24 जनवरी वर्ष 1950। इसके बाद 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। तो 24 जनवरी 1950 का वह अंतिम दिन था जिस दिन संविधान सभा के सभी सदस्यों ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अगला सवाल देख लेते हैं। संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? तो संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में जो है 26 जनवरी वर्ष 1950 में परिवर्तित कर दिया गया। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से पहले संविधान सभा थी। जैसे ही संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो उसी संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अगला सवाल देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होगा? तो देखिए यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अगर अर्जित कर लेता है तो उसकी नागरिकता जो है भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उसकी नागरिकता जो भारतीय नागरिकता है वह स्वतः ही समाप्त हो गई अगर वह विदेशी नागरिकता हासिल कर लेता है या अर्जित कर लेता है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहिएगा। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद आता है। अनुच्छेद 19 में जो है भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और इसमें ही प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। तो वाणी तथा अभिव्यक्ति का अधिकार है अनुच्छेद 19 और उसके तहत भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो मूल अधिकार के अंतर्गत यह अनुच्छेद आता है। अगला सवाल देख लेते हैं। धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हुई। तो धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हुई। देखिए यह सवाल थोड़ा सा मुझे सीख नहीं लग रहा है, इसका थोड़ा सा बन नहीं रहा है, यह सवाल अलग टाइप का है, तो यह सवाल थोड़ा सा गलत है मुझे लगता है। तो यह सवाल आप लोग छोड़ दीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो देखिए यह सवाल ठीक है। यह सवाल देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं भारत में अब तक जिनकी मृत्यु जो है उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फ़खरुद्दीन अली अहमद 2 ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं और देखिए दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति ही हैं। तो जाकिर हुसैन तथा फ़खरुद्दीन अली अहमद ये दोनों ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई। अगला सवाल देख लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल? तो देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान जो है राज्यपाल होता है। सारे काम जो राज्य में होते हैं राज्यपाल के नाम पर ही होते हैं और राज्य की कार्यपालिका का जो
कार्यपालिका शक्ति होती है उसका प्रधान राज्यपाल होता है, जबकि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। लेकिन वास्तविक पावर तो प्रधानमंत्री के पास रहती है, और राज्य की बात की जाए तो वास्तविक पावर जो है मुख्यमंत्री के पास रहती है। लेकिन कार्यपालिका शक्ति के प्रधान की बात की जाए तो राज्य में राज्यपाल होता है और देश में जो है राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर के विषय में संसद की आधिकारिकता किन विषयों तक है? तो केवल संघ सूची में वर्णित विषयों तक। तो देखिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसको भी स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त था, वर्तमान समय में भारत का यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो भारतीय सरकार को जो है, संसद को जो है जम्मू कश्मीर के संबंध में सभी प्रकार के जो है अधिकार प्राप्त हैं। तो संघ सूची और राज्य सूची दोनों के विषय में जो है संसद कानून बना सकती है जम्मू कश्मीर के मामले में। तो यह सवाल जो है अब ठीक नहीं बनता है, या अब यह सवाल बेकार हो गया है। तो जम्मू कश्मीर वर्तमान समय में यूनियन टेरिटरी है और पूरी तरह के संसद के जो है या केंद्र के जो है नियंत्रण में है। अगला सवाल देख लेते हैं। राज्य के निम्न एवं उच्च सदन कहे जाते हैं। तो जो भारत देश है उसमें राज्य जो होता है, तो देश नहीं है, यहाँ पर राज्य की बात की गई है। भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें जो है अगर द्विसदनीय शासन व्यवस्था है तो निम्न तथा उच्च सदन क्या क्या होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो देखिए, जिन जिन राज्यों में द्विसदनीय शासन व्यवस्था है उनमें जो है विधानसभा तथा विधान परिषद होते हैं। तो देखिए, निम्न सदन विधानसभा को कहा जाता है राज्य में, और उच्च सदन जो है विधान परिषद को कहा जाता है। देखिए, बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद नहीं काम कर रही हैं। कुछ ही ऐसे राज्य हैं भारत में, 6 या 7 हैं शायद दोस्तों, 6 राज्य बचे हैं वर्तमान समय में। 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय शासन व्यवस्था है, विधान परिषद का गठन है। अगला सवाल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? तो प्रधानमंत्री जो होता है उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है राष्ट्रपति के प्रति होता है, प्रेसिडेंट के प्रति होता है। तो प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो देखिए, जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उनका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है, कोई निश्चित नहीं है। 1 साल का भी हो सकता है, 6 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, जब तक राष्ट्रपति चाहें। तो महान्यायवादी का कार्यकाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर जो है हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। तो संसद में प्रस्तुत किया जाता है। और तो सर्वोच्च न्यायालय का अगर कोई न्यायाधीश है और उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश है, उसको सिद्ध कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर जो हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन पे पेश किया जा सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया। तो वर्ष 1952 के दौरान भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया गया। तो उन वित्त मंत्री का नाम बताना है। तो पीके चन्मुखम चेट्टी जो है वह वित्त मंत्री हैं, पहले वित्त मंत्री हैं जिन्होंने सन 1952 ईस्वी में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया। तो भारत का पहला आम बजट वर्ष 1952 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया, और वित्त मंत्री तत्कालीन समय में जो है पीके चन्मुखम चेट्टी थे। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, घंटे का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुँचे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।